योड कृष्णा कोचिंग सेंटर के आर्मी क्लर्क के इस मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज फर्स्ट पैसेज। मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम फिजिकल हैंडीकैप्स सच एज लॉस ऑफ लिम्स, ब्लाइंडनेस और डेफनेस कॉज्ड बाय एक्सीडेंट्स और एग्जिस्टिंग एट बर्थ। बहुत से लोग शारीरिक विकलांगता से पीड़ित होते हैं, जैसे लॉस ऑफ लिम्स का मतलब होता है बाहाँ या पैर का जो होता है वो नुकसान हो जाना, ब्लाइंडनेस अंधापन, डेफनेस बहरापन जो या तो एक्सीडेंट या बचपन से होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक विकलांगता से पीड़ित होते हैं, जैसे हाथ या पांव में से किसी का ना होना, अंधापन, बहरापन जो या तो किसी दुर्घटना किसी एक्सीडेंट के कारण ये स्थिति होती है या बचपन से ही बहुत से लोगों की ये स्थिति होती है। Till recent times, there have been several organizations engaged in helping them. आज टिल रिसेंट टाइम्स यानी हाल ही के समय तक बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो इनकी मदद करते आए हैं या मदद करते भी हैं। एंड लेसिंग देयर सफरिंग्स और उनकी जो पीड़ा होती है उसे कम करने का प्रयास करते हैं। बट नो थॉट हैज बीन गिवन बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉइंग देम। लेकिन किसी भी संगठन ने इस तरह का विचार नहीं दिया है कि इनको एम्प्लॉय यानी कि इनको रोजगार दिया जा सके। एम्प्लॉइंग देम का मतलब है कि इनको रोजगार में लगाया जा सके। एंड यूटिलाइजिंग देयर एबिलिटीज दैट दे मे स्टिल हैव, और उनके पास जो अभी योग्यता है उसका उपयोग किया जा सके। इसमें ये कहा जा रहा है आपसे कि बहुत से संगठन ऐसे हैं जो इनकी मदद तो करते आए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी संगठन ने ऐसा कोई विचार नहीं दिया कि इन लोगों को रोजगार दिया जा सके। और जो इनके पास योग्यता है, यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए दृष्टि बाधित है, उसको देखने में समस्या है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसके पास बाकी और कोई योग्यता नहीं है। तो जो बाकी योग्यता है उसका प्रयोग करके इनको रोजगार दिया जा सके, ऐसा अभी तक किसी भी संगठन ने विचार नहीं दिया है। इसमें यह बात कही जाती है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स, स्पेशली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II व्हेन लेबर वाज स्कार्स, पिछले कुछ दशकों के दौरान, मुख्य रूप से वर्ल्ड वॉर II के दौरान, जब लेबर जो थी वो स्कार्स यानी जब मजदूर जो थे मिलते नहीं थे, उनकी कमी थी, वेजेस एंड मीन्स केम टू बी डिवाइज्ड डिस्कवरिंग एंड appropriately utilizing the abilities that the handicapped may still have। देखिए वर्ल्ड वॉर II के दौरान क्या हुआ था कि लेबर की कमी हो गई थी, ठीक है जी। वेजेस और मीन्स यानी जो साधन थे, जो मजदूर थे वो मिलते नहीं थे। तब क्या किया गया था, तब ये जो हैंडीकैप्ड हैं इनकी जो एबिलिटीज हैं, इनको यानी इनकी जो योग्यताएं हैं उनका उपयोग किया गया एंड मेकिंग देम यूजफुल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। और इन विकलांग लोगों को, इन हैंडीकैप्स लोगों को एक समाज का एक यूजफुल यानी लाभदायक सदस्य बनाया गया था। साइंटिस्ट्स इन कोलैबोरेशन with engineers have invented mechanical limbs and hearing aids to lessen the suffering of the handicapped। जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इंजीनियर्स जो हैं उनके साथ मिलकर ऐसी मैकेनिकल लिम्स, यानी मैकेनिकल लिम्स का मतलब होता है यांत्रिक हाथ या यांत्रिक बांह, तैयार की है, इन्वेंट की है। और ऐसी हेयरिंग एड्स का मतलब जो सुनने में सहायक हैं, उन्होंने हेयरिंग एड्स को डेवलप किया है ताकि ये जो हैंडीकैप्स हैं इनकी पीड़ा को कम किया जा सके। ये कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने इंजीनियर्स के साथ मिलकर एक तो मैकेनिकल लिम्स तैयार किया है, यानी यांत्रिक पैर तैयार किया है। इनका पैर खो गया है तो अब वो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि वो एक दूसरा पैर लगा लेते हैं जो यांत्रिक होता है। नेचुरल तो नहीं लगेगा क्योंकि वो तो खो गया है, लेकिन यांत्रिक पैर उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और ऐसी आपने सुना होगा कि कुछ हेयरिंग एड होती हैं, कान में कुछ लोग मशीन लगा लेते हैं जिससे फिर वो सुनने लगते हैं सामने वाला क्या कह रहा है। तो इस तरह से साइंटिस्ट यानी जो वैज्ञानिक हैं और इंजीनियर हैं, इन दोनों ने मिलकर ये सारी चीज़ें इन्वेंट की हैं, इन सारी चीज़ों की खोज की है। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर हैंडीकैप्स आर लॉस ऑफ वेल्थ, लॉस ऑफ वेजेस, लॉस ऑफ लिम्स, ब्लाइंडनेस और डेफनेस। ये इसका आंसर हो, क्योंकि इस पैसेज में हमने हैंडीकैप्स किनको कहा है, जिन्होंने लिम्स को यूज किया है यानी कि अपने या बाहों को खोया है, इनके जो दृष्टि बाधित हैं, और जो डेफनेस यानी कि जिनको सुनने में दिक्कत, तो हमने
यहाँ पर क्या कहा है, हैंडीकैप कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिकली हैंडीकैप्स आर कॉज्ड बाय, इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्सीडेंट और एग्जिस्टिंग एट बर्थ। ये पैसेज में लाइन थी, आप दोबारा जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू व्हेन लेबर वाज स्कार्स। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान क्या हुआ था जब लेबर जो थी उसकी कमी थी। पीपल बिगेन टू डाई ऑफ हंगर, देयर वाज अ लैक ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस वर इंक्रीज्ड, एबिलिटीज ऑफ हैंडीकैप्ड वर यूटिलाइज्ड। ऑप्शन नंबर बी, डी इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, हु वर मेड द यूजफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हैंडीकैप्ड, मशीन्स। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, हैंडीकैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पैसेज है, इसको देखते हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, जब हम प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस का मीनिंग यहाँ पे क्या है बेटा, जो अखबार होता है, जो न्यूज़ होती हैं, जो टीवी पे न्यूज़ आती हैं, जो मैगजीन्स होते हैं, इन सबको प्रेस कहा जाता है। ठीक, ये सब प्रेस में शामिल है। जब हम प्रेस की फ्रीडम की बात करते हैं, वी यूजुअली मीन इट इन ए वेरी टेक्निकल सेंस। तो हम इसे बहुत ही तकनीकी सेंस में, तकनीकी अर्थों में इसको यूज करते हैं। दैट इज वी मीन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आ गई हैं, यानी निर्देश आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सेंसरशिप आती है। सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंध बेटा, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रतिबंध आते हैं या जो निर्देश आते हैं, उससे आज़ादी। इन इंडिया द प्रेस इज फ्री इन दिस रिस्ट्रिक्टेड सेंस। तो भारत में जो है प्रेस कुछ शर्तों के साथ जो है वो प्रेस क्या है, वो फ्री है। रिस्ट्रिक्टेड सेंस यानी कुछ उस पर शर्तें लगाई गई हैं, वैसे प्रेस भारत में फ्री है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस कम फ्रॉम, लेकिन जो वास्तविक रिस्ट्रिक्शन है, यानी जो रिस्ट्रिक्शन समझते हैं ना बेटा, बाधा, ठीक है, रोकना, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना। लेकिन जो वास्तविक रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो वास्तविक बाधाएं हैं ऑन द प्रेस, प्रेस पर जो आती हैं, कहाँ से आती हैं, द एडवर्टाइजर्स फ्रॉम होम इट गेट्स मनी। यानी जो लोग विज्ञापन देते हैं, जिनसे ये पैसा प्राप्त करते हैं, वास्तविक बाधाएं नंबर 1 वहां से आती हैं। दूसरा कहाँ से आती है, एंड द मैन और कंपनी हु ओन्स द न्यूज़पेपर। दूसरा वो व्यक्ति और कंपनी जो न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, ओन करते हैं। ओन का मतलब जो उसके मालिक हैं। कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से तो बाधाएं आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वास्तविक बाधाएं 2 जगहों से आती हैं। पहले ही जो क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, विज्ञापन देते हैं। दूसरा जो कंपनी को ओन करते हैं, यानी जो कंपनी के मालिक हैं, जो न्यूज़पेपर के मालिक हैं, ठीक है। जो न्यूज़पेपर को ओन करते हैं, न्यूज़पेपर के मालिक हैं, वो आदमी या वो कंपनी, ये लोग, यहाँ इनकी तरफ से वास्तविक बाधा आती है। सो इवन इफ एन एडिटर dares to support a public policy like a ban on smoking in public places, he may not always be successful in pursuing this। कहते हैं इसलिए चाहे कोई, मान लीजिए अखबार का एडिटर है, वो हिम्मत करता है इस पब्लिक पॉलिसी की को सपोर्ट करने की, यानी जो पब्लिक जो लोक नीति है, इस ये लोक नीति को सपोर्ट करने की अगर कोई एडिटर हिम्मत करता है, किस लोक नीति को, जैसे कि पब्लिक प्लेस, जो सार्वजनिक स्थान है, वहां पर स्मोकिंग बैन है, धूम्रपान जो है वो निषेध है। इस लोक नीति को यदि कोई एडिटर अखबार का सपोर्ट करने की हिम्मत करता है, तो क्या होता है, ही मे नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन परस्यूइंग दिस। वह हमेशा इसको जारी रखने में कामयाब नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज हिज पेपर मे बी ओन्ड बाय ए कंपनी विच प्रोड्यूसेस सिगरेट्स। क्योंकि उसका जो पेपर है ना बेटा, उस पेपर का मालिक एक ऐसी कंपनी है जो क्या बनाती है, सिगरेट बनाती है। अब आप खुद बताइए बेटा कि अगर एक अखबार है, उस अखबार का मालिक एक ऐसी कंपनी है जो सिगरेट बनाती है, तो क्या वो अखबार धूम्रपान निषेध है सार्वजनिक स्थानों पर, इस तरह की लोक नीति का समर्थन कर सकता है? डेफिनेटली नहीं कर सकता। यही बात इस पैसेज में। Such restrictions are often invisible unlike government censorships and are worse। कहते हैं इस तरह की जो बाधाएं होती हैं ये इनविजिबल होती हैं, ये दिखती नहीं है। गवर्नमेंट की तो दिख जाती हैं, लेकिन इस तरह की जो बाधाएं होती हैं, कहाँ से, कि अगर कोई कंपनी या कोई मैन किसी न्यूज़पेपर को ओन कर रहा है, या जो लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं,
उनकी तरफ से जो बाधाएं होती हैं वो इनविजिबल होती हैं, वो दिखती नहीं है। गवर्नमेंट की दिख जाती हैं और ये ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ज़्यादा बुरी होती हैं। चलिए बेटा, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मीनिंग ऑफ फ्रेज फ्रीडम ऑफ प्रेस इन द पैसेज इज। फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका पैसेज में क्या अर्थ है? द एबिलिटी ऑफ द न्यूज़पेपर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, द एबिलिटी ऑफ द न्यूज़पेपर टू क्रिटिसाइज सेंसरशिप, द एबिलिटी ऑफ द न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट व्यू, द एबिलिटी ऑफ द न्यूज़पेपर टू पब्लिश एडवर्टीजमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, द एबिलिटी ऑफ द न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट व्यूज। यहाँ पर बेटा ये अर्थ है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं इस पूरे पैसेज में, हम कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर पर बाधाएं आरोपित की जाती हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो ऐसे व्यक्ति की तरफ से हो जो एडवर्टीजमेंट ज़्यादा देते हैं, या अखबार के मालिक यदि कोई ऐसा व्यक्ति और कंपनी है, उनकी तरफ से बाधाएं जो है वो उत्पन्न की जाती हैं। तो पैसेज ये कहना चाहता है कि भाई न्यूज़पेपर जो है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का मीनिंग जो है वो ये है कि जो न्यूज़पेपर जो है वो अपने व्यूज़ को इंडिपेंडेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सके, यानी कि आज़ाद होके, इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी से अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके। यहाँ पर मीनिंग है, इस पैसेज में मीनिंग है फ्रीडम ऑफ प्रेस का ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। इन इंडिया रियल रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस कम फ्रॉम। भारत के अंदर जो रियल रिस्ट्रिक्शंस हैं प्रेस के ऊपर, वो कहाँ से आती हैं? कोई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ओनर्स ऑफ कंपनीज एंड एडवर्टाइजर्स, या तब पब्लिक पॉलिसीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कंपनीज के ओनर्स हैं या जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके थ्रू आती हैं रियल रिस्ट्रिक्शन, ये हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स अप द राइटर्स इंटेंशन, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो जिसने ये पैसेज लिखा है उसके इरादे को क्या करता है, सम अप करता है, यानी उसके इरादे का एक तरह का निचोड़ है। द प्रेस मस्ट हैव फ्रीडम टू प्रिंट व्हाट दे वांट। बी, अनसीन फैक्टर्स कंट्रोल्स पीपल्स फ्रीडम। सी, गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एज दैट इज डेंजरस। ऑप्शन नंबर डी, सेवरल फैक्टर्स कंट्रोल द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इनडायरेक्टली एंड दे आर मोर डेंजरस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी ना बेटा, इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आरोपित किए जाते हैं वो ज़्यादा वर्स होते हैं, यानी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ज़्यादा बुरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। इसमें हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। एंटोनिम्स का मतलब विपरीतार्थक बताना है। इमर्ज का मतलब होता है बेटा उभरना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सिंक। का मतलब क्या होगा? डूबना। ठीक है, इमर्ज का मतलब उभरना, सिंक का मतलब डूबना। शाइन आप जानते ही हैं, शाइन का मतलब चपकना, सप्रेस का मतलब दबाना, और साउंड का मतलब आवाज, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिट्री, सिमिट्री का हमें एंटोनिम बताना है। तो सिमिट्री का एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा? सिमिट्री का हो जाएगा एंटोनिम आपका असिमिट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड या फ्रेज जो है वो यूज की जाएगी इस सेंटेंस के अंदर। नो वन राइट्स टू मी डैश यू। देखिए बेटा, नो वन राइट्स टू मी बिसाइड्स यू। देखो मैंने बताया था पहले भी, बिसाइड का मीनिंग होता है नजदीक, और बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है? के अतिरिक्त। ठीक है, इस बिसाइड का मीनिंग है नजदीक, इस बिसाइड्स का मीनिंग है के अतिरिक्त। मुझे कोई भी नहीं लिखता है तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारे नजदीक नहीं, तुम्हारे अतिरिक्त। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। मदर्स कुक्स फूड इन द मॉर्निंग बट टुडे शी डैश नाउ। अब देखो बेटा, नाउ आ गया, हमें यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन फिल करना है। नाउ आ गया, नाउ आ गया, तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मदर कुक्स फूड इन द मॉर्निंग, माता जी सुबह खाना बनाती हैं, लेकिन आज वह अभी बना रही हैं। अभी बना रही हैं, अभी बनाती हैं नहीं, अभी बनाएंगी नहीं, अभी बना लिया है नहीं। तो इसका हो जाएगा ही इज कुकिंग नाउ। इस नाउ से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 and 2 मेक 4। ये आप सभी जानते हैं, 2 and 2 मेक 4 इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन बतानी है। देयर वॉज ए ब्रिज डैश द रिवर, देयर वॉज ए ब्रिज ऑन द रिवर। ऑन आ नहीं सकता बेटा, ऑन आता है स्पर्श के भाव को बताने के लिए। एलोंग का मतलब होता है साथ साथ, ये आ नहीं सकता। अब बच्चा अक्रॉस और अबव, इसका आंसर हो जाएगा अक्रॉस, अक्रॉस द, ठीक है, देयर वॉज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट फेल डैश द वेल, द कैट फेल इनटू द वेल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि जब बाहर से अंदर की ओर गति होती है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। फेल जो है वो, वेल में कैट जो है वो फेल हो गई, गिर गई, तो कैट बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, यानी बाहर से कुएं के अंदर जा रही है। तो अंदर की ओर गति हो रही है, कहाँ से हो रही है, बाहर से हो रही है, इसलिए कौन सी प्रपोजिशन आ जाएगी, इनटू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। हेल्थ इज एसेंशियल टू हैप्पीनेस, इसका टू आंसर हो जाएगा। इट्स एसेंशियल टू, हेल्थ इज एसेंशियल टू हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको पैसिव फॉर्म बताना है, पैसिव वॉइस बताना है, किसका, डू इट का। देखो बेटा डू इट, इसका हमें पैसिव वॉइस बताना है। अब डू इट जब कहा जा रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर का भाव जो है वो इस सेंटेंस में बताया जा रहा है। तो जब सेंटेंस में ऑर्डर का भाव बताया जाता है तो पैसिव वॉइस किससे स्टार्ट होता है, तो पैसिव वॉइस स्टार्ट होता है उसका येट से। जब भी सेंटेंस में ऑर्डर का भाव बताया जाता है तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो वो पैसिव वॉइस किस वर्ड से स्टार्ट होता है, येट से। अब देखिए येट किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे येट है नहीं, यहाँ पे येट है नहीं, यहाँ पे येट है नहीं, ठीक है, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि आस्क मी हु हैड ब्रोकन द चेयर। देखो बेटा ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच, हमें यहाँ पे बताना है डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए बेटा यहाँ पर मुझे आस्क्ड दे रखा है, यानी जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में दे रखी है, मुझे पास्ट टेंस में दे रखी है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में दे रखी है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसका मतलब जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो पास्ट टेंस में होगी। देखो बेटा ये आस्क्ड जो है, आस्क्ड जब सेड टू को चेंज किया गया है तब ये आस्क्ड आया है, और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, हमें इसकी डायरेक्ट स्पीच ही बतानी है। डायरेक्ट स्पीच में अगर यहाँ आस्क्ड है तो यहाँ सेड टू है, पहली बात ये। और दूसरी चीज जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया है वो इंटेरोगेटिव है और यहाँ पर सेड टू है तभी आस्क्ड हुआ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात हमें देखना है, यहाँ पे हैड है, तो हैड है तो इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच में हैज होना चाहिए जो हैड में चेंज हुआ। बात समझ आई या नहीं आई, दोबारा से सुनो। यहां पर अगर आस्क्ड है तो इसका मतलब सेट टू आस्क्ड में चेंज हुआ है। क्यों सेट टू आस्क्ड में चेंज हुआ है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो मुझे सेंटेंस रखा है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तब जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो सेट टू आस्क्ड में चेंज हो जाता है। यहां तक बात समझ आ गई। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तभी सेट टू का आस्क्ड हुआ है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यहां पर मुझे हेड दिखाई दे रहा है, तो अगर यहां हेड दिखाई दे रहा है तो इट मींस रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें कहीं क्या यूज हो रहा है, हैज यूज हो। बात समझ में आई, या क्या यूज हो रहा है, हैव यूज हो रहा है। दोनों में से कोई एक चीज जो है वो यूज हो रही है, ठीक है। अब देखिए हैज और हैव मुझे कहां मिल गए हैं, एक तो मुझे यहां मिल गए हैं, एक तो मुझे यहां मिल गए हैं, यानी ये दो ऑप्शन तो आंसर है नहीं, क्योंकि सेट टू तो हैज और हैव मुझे यहां मिल गए हैं। लेकिन ए ऑप्शन आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आस्क दिया है और मैंने बताया सेट टू आस्क में चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाए। बात समझ में आई। अब आप कह सकते हो सर हैव भी आ सकता है, हैज भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। बिल्कुल बेटा दोनों आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे आस्क्ड दिया है, यहाँ पर मुझे सेट टू दिया है। यहाँ अगर मुझे आस्क्ड दिया है तो सेट टू आस्क्ड में बदला है, आस्क्ड आस्क्ड में नहीं बदला, इसलिए ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा, सी ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते। आपको रोंगली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी इन चार ऑप्शन में से वो वर्ड चुनना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन की स्पेलिंग डी आई नहीं होती, डी ई होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, आपको अपोजिट बताना है पार्ट्री का। पार्ट्री वर्ड का अपोजिट बताना है आपको। पार्ट्री का मीनिंग क्या होता है बेटा, पार्ट्री का मीनिंग होता है तुच्छ, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्थवाई। वर्थवाई का मीनिंग क्या होता है, सार्थक,
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब आपको बताना है नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब होता है सिनोनिम बताना है, समानार्थक बताना है। वर्ड है डिलीजेंट, तो डिलीजेंट का जो नियरेस्ट मीनिंग होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। देखिए बेटा, डिलीजेंट का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत करने वाला। तो इंडस्ट्रियस का मीनिंग भी वही होता है, कड़ी मेहनत करने वाला। इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक और मोडेस्ट, इनके मीनिंग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ही इज डैश ऑनरेबल मैन, आर्टिकल बताना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही गेव मी 2 ग्रोसेस ऑफ पिंस, आपको इसमें एरर बतानी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, 2 ग्रोसेस का मतलब होता है 2 दर्जन। यहाँ सेंटेंस कहता है कि उसने मुझे 2 पीस दिए हैं पिन के, 2 दर्जन पिंस नहीं दी, तो ग्रोसेस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीसीज आ जाएगा। ही गेव मी 2 पीसेज ऑफ पिंस। क्या हुआ? आप कोई कहने का सर हो सकता है 2 दर्जन दिए हो, बेटा 2 दर्जन खरीदे या बेचे जाते हैं। अगर आप किसी से पिन ले रहे हो तो 1 या 2 ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से सामान्य अवधारणाओं को हमें दिमाग में रखना है, जो बेसिक सेंस है ना उसको हमें छोड़ना नहीं है, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस आपको करने होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द हायर वी गो कूयर वी फील। देखो बेटा, जहां पर सी वाला ऑप्शन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसको समझो बेटा। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, देखो बेटा सेंटेंस होगा द हायर वी गो द कूलर वी फील। ये सेंटेंस क्यों होगा? ये सेंटेंस इसलिए होगा बेटा क्योंकि जब भी समांतर बढ़ोतरी या समांतर गिरावट का बोध हो सेंटेंस से, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का प्रयोग किया जाता है। हायर वी गो, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हम ठंडक महसूस करेंगे, ठीक है जी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी ठंडक बढ़ती जा रही है। तो सेंटेंस में समांतर बढ़ोतरी की बात की जा रही है। तो यदि सेंटेंस से समांतर बढ़ोतरी या समांतर गिरावट का बोध हो रहा है तो वो सेंटेंस जो है, उस सेंटेंस में हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी के अंदर दा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दा मिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जॉन एंड जैकब आर माई एल्डर ब्रदरिन। ब्रदरिन नहीं होगा, ब्रदर्स होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, PQRS का क्वेश्चन है, ए नेशन डैश ऑफ द पीपल। देखो बेटा, ए नेशन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आनी चाहिए। वर्ब देखो कहाँ कहाँ है, वर्ब देखो बेटा कहाँ है। वर्ब देखो बेटा, पी वाले ऑप्शन में वर्ब है, नहीं है। क्यू वाले ऑप्शन में वर्ब है। आर वाले ऑप्शन में वर्ब है, नहीं है। एस वाले ऑप्शन में वर्ब है, नहीं है। सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए? क्यू से। क्यू वाला ऑप्शन सिर्फ बी है, तो बी इसका आंसर हो जाए। क्लियर हुआ? चलिए बेटा, मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।